Hello students, in this video we will cover chapter 8 of currency derivative module. The name of the chapter is regulatory framework for exchange traded currency derivatives. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की जो कहीं ना कहीं करेंसी डेरिवेटिव्स या करेंसी को इंडिया के अंदर रेगुलेट करते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस है और कहीं मोस्टली को तो आप समझते ही हैं और जानते भी हैं। यानी सबसे पहले जो रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास ही एज अ रिजर्व करेंसी आरबीआई मेंटेन करता है यूएस डॉलर को, और वो ही रेगुलेट करता है और उसकी डिमांड को, उसकी सप्लाई को और उसके प्राइस को मेंटेन करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू करेंसी डेरिवेटिव्स या थिंग्स रिलेटेड टू करेंसी। और उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग की बात करोगे तो ट्रेडिंग के वर्ल्ड में हु इज द रेगुलेटर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर करेंसी एक्सचेंजेस वो भी रेगुलेट करते हैं बाय लॉज के थ्रू, और उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, ट्रेडिंग सेटलमेंट कैसे होगी, तो वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज का काम है। और उसके बाद जो ट्रेड को जो सेटल कराते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बाय लॉज के थ्रू चीजों को मेंटेन या मैनेज करते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स आर जॉइंटली रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू करेंसी अलोन तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग उन उन करेंसीज को आप ट्रेड करा रहे हो थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो वहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल आ जाता है। एनीवेज आरबीआई एंड सेबी बोथ आर रेगुलराइज्ड एंड गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी आप ध्यान रखना, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रेगुलेट होते हैं, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट है। उसके बाद विद इन द स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई एंड सेबी द एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विल फ्रेम द ऑपरेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर, है ना। तो प्रोसीजरल और बायलॉज कौन बनाएगा? वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड एक्सचेंजेस का काम है। फर्स्ट वन इज आरबीआई। तो आरबीआई को पावर कहां से आती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से आती है। और वो क्या कहता है कि द पावर कन्फर्ड टू द आरबीआई टू मेक रेगुलेशंस टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर पावर कन्फर्ड टू द इशू डायरेक्शन टू ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं? जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर होते हैं, फॉरेक्स डीलर को बोलते हैं। तो आरबीआई को पावर कहां से मिली है? फेमा एक्ट से मिली है। और फेमा क्या कहता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यही नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलराइज कैसे करना है फॉरेन एक्सचेंज को और उसको मैनेज कैसे करना है, उस पूरे फंड को, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को वॉच आउट करना है, कौन कौन सी परमिसिबल ट्रांजेक्शन है, कौन कौन सी प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। तो उसका सारा जिम्मा किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई एज अ रेगुलेटर, सुपरवाइजर, आप कुछ भी कह लीजिए व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एक्सचेंज। और मैं फिजिकल फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, होल्डिंग ऑफ फिजिकल फॉरेन एक्सचेंज। ट्रेडेबल फॉरेन एक्सचेंज के सेबी का ज्यादा नाम आ जाता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एक तो रिजर्व बैंक बना किसमें था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बना था, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है। देन कम्स द सेबी। सेबी के अंदर पावर कहां से आई? सेबी एक्ट 1992 में। और सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया करेंसी डेरिवेटिव्स। So currency derivative was defined in Securities Contract Regulation Act 1956. All exchange traded contracts, है ना। और मैं एक्सचेंज ट्रेडेड की बात कर रहा हूँ, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर द ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो अपने बायलॉज से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो बायलॉज ऑफ द एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो उस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। ऑपरेशन रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग सेटलमेंट। So RBI's role in the regulation of the foreign exchange management is primary and fundamental and covers all activities, while that of SEBI is limited to the exchange rate. मैं यही बात कर रहा था। When it comes to physically holding या फिर import और export की बात होती है, import of export of dollar या foreign currency, तो RBI plays a major role. But when it comes to trading with the foreign currency, only SEBI plays an important. तो टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। इट प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड रनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो क्या लिखा है उसमें कि सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कैसे करनी है, सेटलमेंट कैसे होगी, स्टॉक एक्सचेंज बनाए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या चीजें सिक्योरिटीज में कवर होती है, कौन कौन सी चीजों को हम सिक्योरिटी बोलते हैं, कौन कौन से परमिसिबल मोड है ट्रेडिंग के, और कौन कौन सी परमिसिबल सिक्योरिटीज है।
तो ये सब किस कहाँ दिया हुआ है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में दिया गया है। तो इट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन ओवर स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस को किसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन में। कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सिक्योरिटीज, मतलब किस किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं वो कहाँ बताया गया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट में, कि आप फिजिकली उनको होल्ड कर सकते हो, आप उनको डेरिवेटिव्स की तरह प्ले कर सकते हो, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, स्वैप्स हैं। तो इस तरीके से जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज को आप समझ सकते हो वो सारी यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर है। उसके बाद लिस्टिंग का भी रिक्वायरमेंट है कि जो कंपनीज लिस्ट होती हैं, जिनके शेयर्स आते हैं फ्लो के थ्रू, वो उसका क्या मोडस ऑपरेंडी है, वो कैसे होगा, तो यहाँ पे उसके लिए भी प्रोविजन है। सो द टर्म डेरिवेटिव हैज बीन डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो डेरिवेटिव्स की क्या डेफिनेशन है, अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो कौन सी है, एक ऐसी सिक्योरिटी, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, और वहीं से एक आता है वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है दूसरे एसेट से। तो वो दूसरा एसेट कौन सा हो सकता है, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बॉन्ड यानी कि, कोई शेयर हो सकता है, कोई लोन हो सकता है, या फिर वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कोई भी लोन हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहां से आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। So a contract that derives its value from the prices or index of the prices of underlying assets. कमोडिटी के में भी डेरिवेटिव होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर कमोडिटी, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, मेटल होता है। फिर मेटल को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो आप, बुलियन बेस्ड एंड नॉन बुलियन बेस्ड, मतलब लग्जरी मेटल्स एंड नॉन लग्जरी बेस मेटल्स जिनको बोलते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहती है उसको भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 18 ए प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, और किसी लॉ में अगर कोई बात कही गई है तो वो नहीं मानी जाएगी। तो ये इसी लॉ की बात मानी जाएगी। क्या बात मानी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव शैल बी लीगल एंड वैलिड इफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या बात बोल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लीगल है, कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड दैट कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाने वाले होने चाहिए। उसके बाद फैमा लॉ की हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमा लॉ कब बनाया था, 1999 में बनाया था। किस लिए बनाया था, टू एनकरेज एक्सटर्नल पेमेंट्स एंड अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड। क्यों, क्योंकि 1991 के बाद जब आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991 में हुआ था, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और हमें पेमेंट्स भी करनी होती थी और हमें डॉलर्स रिसीव भी होते थे। तो उस सारे होराइजन को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था। तो ये क्या कहता है, इट डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था फिजिकली होल्डिंग के लिए ही ये एक्ट बना था, और आरबीआई भी यहीं पे आता है। रियलाइजेशन कैसे होगी, रीपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे जो एनआरआईज बाहर के देशों से इंडिया के अंदर पैसा भेजते हैं उनको कैसे आप रेगुलेट करोगे, एंड डीलिंग्स ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन इंडिया। सो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर मेनली क्लासिफाइड अंडर टू, यानी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और दोनों में यही फर्क होता है, करंट अकाउंट क्या होती है, जो बिजनेस रिलेटेड होती है, जो बिजनेस रिलेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स आपको करनी होती है वो करंट अकाउंट में आ गई। और कैपिटल अकाउंट में क्या आ गई, फिजिकली होल्डिंग ऑफ एसेट्स, जो आपके फॉरेन एसेट्स होते हैं, फॉरेन या फॉरेन एसेट्स ऑफ इंडियंस, या फिर इंडियन एसेट ऑफ फॉरेन, ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट, इंडियन एसेट्स ऑफ फॉरेनर्स। अमंग अदर्स इट डिफाइंस ऑथराइज्ड पर्सन, यानी फॉरेक्स डीलर की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, फॉर अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो इन सब की डेफिनेशन भी कहाँ दी हुई है, आपको फैमा में दी हुई है। देखिए फैमा को हमने ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करा है नोट्स में, और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज करेंसी डेरिवेटिव, तो करेंसी डेरिवेटिव के फोकस ज्यादा रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फैमा के बारे में हमें जान के कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि फैमा के लिए एक अलग लॉ है और वो यहाँ पे पूछे जाने वाला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना, इसलिए फैमा इज नॉट कवर्ड इन डिटेल ओवर हियर। सो फैमा इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स पावर टू आरबीआई। आरबीआई को कहाँ से पावर आती है, फैमा से आती है, टू मेक regulations to carry out the provisions of the act and to and the rules made thereunder by way of notification। तो आरबीआई के ऊपर है, आरबीआई की डिस्क्रेशन है कि वो पूरे फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म को कैसे रेगुलेट करना चाहता है, और उसके लिए उसको पावर कहाँ से मिली है, उसके लिए उसको पावर मिली है फैमा एक्ट से। अब ये आरबीआई अपनी डिस्क्रेशन को यूज करके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। देन सेबी रेगुलेशन में सेबी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी देखिए आफ्टर द स्कैम ऑफ हर्षद मेहता इन 1991,
1991 में अक्षर मेहता का स्कैम हुआ था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि चलो एक मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बॉडी बनाते हैं जो ये देखेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ लोग सारे लोगों को लूटने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उनको 1992 में ये बात रियलाइज हुई, ठीक है। जबकि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में बना लिया था, मतलब 40 साल बाद, 40 में 36 साल बाद वो सो के उठे थे, चलो एक रेगुलेटर भी दे देते हैं। सो इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी विद स्टैट्यूटरी पावर। कौन कौन सी पावर उन्हें दी गई? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ये ऑब्वियस सी बात थी जब अक्षर मेहता का स्कैम हुआ। और सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलाओ। यही वो टाइम था जब फिजिकली होल्डिंग वो खत्म हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गई थी इंडियन स्टॉक मार्केट में। फिर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट, कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनको रेगुलेट करो, उनके ऊपर रेगुलेशंस बनाओ। सो सेबी हैज फुल ऑटोनॉमी, मतलब अपने डिस्क्रेशन पे वो कुछ भी कर सकता है, अथॉरिटी भी है उसके बाद। और वो ऐसा किस किस चीज के लिए रेगुलेशन ला सकता है? रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, लाइसेंस लेना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को सेबी से। और जो स्टॉक एक्सचेंज की जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होती है, दे ऑलवेज आर इन टच विद सेबी ऑफिशियल्स। देन रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड ऑथराइज्ड पर्सन। when we are talking about registering and licensing, तो ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में जितनी भी इंटरमीडिएट्स एक्टिव हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको सबको लाइसेंस लेना पड़ता है सेबी से। सो प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग आती है, आपको नहीं करनी है। और सेबी ध्यान रखता है कि मार्केट के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कोई ना कर सके। फिर उसके बाद इनके पास पावर भी है कि वो किसी को भी बुला लें अपने ऑफिस के अंदर और उनसे पूछताछ करना स्टार्ट कर दें। सो कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, वो सब काम कर सकते हैं, धावा बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से थोड़ी सी जुडिशियल पावर्स भी इनको दी गई है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और एक किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन रखती है जो किसकी है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स की है। और ये कौन से होते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स? जो सब देखिए, एक होते हैं बैंक्स, और बैंक्स कौन से होते हैं? जो बैंक्स के लेवल पे होती है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो होती है। और फिर कुछ होते हैं छोटे छोटे ब्रोकर्स जो आपको कहीं भी दिख जाएंगे, बैंक ब्रोकर्स भी होते हैं और छोटे छोटे ब्रोकर्स भी होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स जिसको हम बोलते हैं। तो कब बनाई गई थी? 1958 में, एज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, टिपिकली कॉल्ड ऑथराइज्ड डीलर्स, एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फंक्शन एंड सच। क्या काम करती है? गाइडलाइंस एंड रूल बनाती है कि फॉरेक्स बिजनेस की क्या गाइडलाइंस है। और क्या गाइडलाइंस होगी? मोस्टली रिलेटेड टू प्राइसेस ही होगी, कि वो जो प्राइस वो कोट करेंगे, किस हिसाब से कोट करेंगे, प्राइस की कैलकुलेशन क्या रहेगी, वो ज्यादा से ज्यादा यही इसी के अराउंड होती है। फिर ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सोनल, भैया कैसे काम करना है वो ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। अक्रेडिशन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, फॉरेक्स ब्रोकर को खुद को भी रेगुलेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ये ऐसा थोड़ी है कि भाई घर घर के अंदर फॉरेक्स ब्रोकर बैठे, तो फॉरेक्स ब्रोकर को भी लाइसेंस देना पड़ेगा, किससे? फेडाई से आपको लाइसेंस दिलवाना पड़ेगा। सो एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटलिंग इश्यूज और मैटर्स इन देयर डीलिंग्स, रिप्रेजेंट मेंबर बैंक्स ऑन गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ डेली एंड पीरियोडिकल रेट्स, ये आपको बताएगा। मेनली क्या कंसर्न है कि प्राइस जो है ना, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा और कितनी तेजी से होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में होगा, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स, द एडमिशन एज अ ट्रेडिंग मेंबर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी करेंसी ब्रोकर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। लाइक क्राइटेरिया फॉर एज, कैपिटल एडुकेसी, कितनी कैपिटल के साथ आपको बिजनेस इनिशिएट करना है। देन फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रमोटर्स, उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है। एंड फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो ये सारे क्राइटेरियाज को आप जब फुलफिल कर लेंगे, देन एक्सचेंज कैन ग्रांट यू लाइसेंस ऑफ करेंसी ब्रोकर। साथ ही साथ उनको एक बीएमसी यानी बेस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना पड़ता है। तो वो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, जिस जिस हिसाब से उनका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा या फिर मिनिमम कैपिटल वो डिपॉजिट कराएंगे, उसी हिसाब से उनको लाइसेंस ग्रांट करता है स्टॉक एक्सचेंज। सो यहाँ पे लिमिट्स हैं। तो अगर उनको ओनली प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करनी है, या फिर उनको ऐसा कह लीजिए कि अगर ब्रोकर को ओन अकाउंट में ट्रेड करना है, तो उनको कैपिटल कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा? 10 लाख रुपीज़। अगर उनको अपने अकाउंट के साथ साथ क्लाइंट्स के अकाउंट में भी ट्रेड करवाना है, तो उनको दे हैव टू डिपॉजिट 15 लाख रुपीज़। अगर उनको खुद भी ट्रेड करना है
और क्लाइंट्स को भी ट्रेड कराना है विदाउट एल्गो, देन द लिमिट इज 25 लाख रुपीज़। और अगर उनको सारे लाइसेंस चाहिए तो दे हैव टू डिपॉजिट 50 लाख रुपीज़, ठीक है। तो एज पर द डिपॉजिट यहाँ पे उनको लाइसेंस ग्रांट करता है स्टॉक एक्सचेंज, और उसी हिसाब से फिर वो बाकी अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटीज या सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हु इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर। यहाँ पे पूरी लिस्ट है और ये एक तरीके से प्री रेक्विजिट है कि कौन कौन से लोग हैं जो मेंबर नहीं बन सकते हैं। नो एंटिटी शेल बी एडमिटेड एज अ मेंबर और पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द मेंबर इफ बैंकरप्ट है तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। If he has compounded with his creditor for less than the full discharge of debts. Okay, उसके unfulfilled debts हैं, मतलब अगर आपने कर्जा ले रखा था और आपने कर्जा को पूरा नहीं करा है तो इसका मतलब आप तब भी नहीं बन सकते हो। आपने कोई डिसऑनेस्ट काम किए हैं, कोई फ्रॉड किया है, आप नहीं बन सकते हो। तो इट इज एंगेज एज अ प्रिंसिपल और एम्प्लॉय इन एनी बिजनेस और अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्ट एज अ ब्रोकर एजेंट इन्वॉल्विंग एनी पर्सनल फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग मर्चेंट बैंकिंग। अच्छा अच्छा, अगर आपकी किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है और जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग, अंडर राइटिंग, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो भी आप नहीं बन सकते हो। या फिर आपको सेबी ने या आरबीआई ने डिफॉल्टर घोषित करा है, आप नहीं बन सकते हो। या फिर आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एससीआरए के अंदर डिफॉल्टर घोषित हुए तो भी आप नहीं बन सकते हो। और या फिर और कोई भी जो एक्सचेंज डिसाइड करे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, है ना। कोई भी एक्सचेंज के पास भी डिस्क्रेशन है, वो डिसाइड कर सकता है कि किसको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर का सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। ओनली जो बीएमसी वाली जो थ्रेशोल्ड है ये मैं आपको जरूर कंफर्म करूंगा कि बीएमसी के डिपॉजिट आई गेस थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक है यहाँ पे, तो आई विल गेट इट कंफर्म फ्रॉम माय टीम एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.